हेलो एवरीवन, मैं संत कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज मंडपिया। आज हम पढ़ते हैं डिस्काउंटिंग हाउसेज, कटौती गृहों के बारे में पढ़ेंगे आज हम। आइए स्टार्ट करते हैं। विदेशी व्यापार की अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक साख की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी अगर को व्यापार को करना है तो उसमें साख की आवश्यकता पड़ती है। और साख दो प्रकार की हो सकती है, अल्पकालीन साख और दीर्घकालीन साख। अल्पकालीन साख का एकमात्र उद्देश्य उधार क्रय विक्रय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की उत्तरोत्तर वृद्धि करना है। साख की व्यवस्था सामान्यतः साख पत्रों से माध्यम से की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भुगतान की दृष्टि से साख पत्रों द्वारा भुगतान का भी बड़ा भारी महत्व है। जब अल्पकालीन साख की आवश्यकता होती है और उसमें साख पत्रों के माध्यम से वित्तीय आवश्यकता को पूरा किया जाता है, तो उसमें साख पत्रों में विनिमय बिलों का बहुत बड़ा भारी महत्व है। विविध साख पत्रों में साधारणतः विनिमय बिलों का अधिक प्रयोग किया जाता है। विनिमय बिलों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों को सुगम एवं शीघ्र बनाने में स्वीकृति एवं कटौती ग्रह की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो स्वीकृति एवं कटौती ग्रह होते हैं, इनके द्वारा विनिमय बिलों का जो भुगतान है उनको सुगम एवं तीव्र बनाया जाता है। अतः कटौती ग्रहों और स्वीकृति ग्रहों को समझने से पहले यह आवश्यक है कि विनिमय बिल की स्वीकृति, विनिमय बिल की कटौती को अच्छी प्रकार समझा जाए। अल्पकालीन वित्त से क्या तात्पर्य है? अल्पकालीन वित्त सीधा सा जिसकी सामान्यतः अवधि 1 माह से 12 माह के लिए होती है, उसे अल्पकालीन वित्त कहा जाता है। अल्पकालीन वित्त का उद्देश्य व आवश्यकता क्या है? अल्पकालीन वित्त का मुख्य उद्देश्य उधार पर माल के आयात व निर्यात व्यापार को प्रोत्साहित करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निरंतर वृद्धि करना होता है। ये अल्पकालीन वित्त का उद्देश्य है। एक आयातक को अनेक कारणों से अल्पकालीन वित्त की आवश्यकता पड़ सकती है। कौन कौन से कारण हैं जिनके द्वारा अल्पकालीन वित्त की आवश्यकता पड़ती है? तो पहला है, जब उसके पास स्वयं की कार्यशील पूंजी की मात्रा आवश्यकता से कम हो तब भी उसे अल्पकालीन वित्त की आवश्यकता होगी। जब वह निर्यात किए जाने वाली वस्तु का निर्माण करने हेतु तो उसका कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में क्रय करना चाहता हो तब भी आवश्यकता पड़ सकती है। जब माल को संवारने व उसकी पैकिंग करने हेतु धनराशि की आवश्यकता हो, इस हेतु भी उसे अल्पकालीन वित्त की आवश्यकता पड़ सकती है। और जब निर्यात किए जाने वाले माल का बीमा करवाना हो, जब निर्यात किए जाने वाले माल को समुद्री जहाज के भाड़े का भुगतान करना हो, तथा जब अन्य निर्यातक प्रतिस्पर्धा से मुकाबला करना हो, यानी अपने प्रतिद्वंदियों से मुकाबला करना हो और उस प्रतियोगिता में या प्रतिस्पर्धा में उसे आगे निकलना हो, तो उसे अल्पकालीन की आवश्यकता पड़ सकती है। भारत में अल्पकालीन निर्यात साख सुविधाओं को 2 भागों में डिवाइड किया गया है और ये निर्यात साख सुविधाएं जो उपलब्ध करवाती हैं उनमें व्यापारिक बैंक, निर्यात साख एवं गारंटी निगम, RBI, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ये इंस्टीट्यूशंस हैं जो ये साख को उपलब्ध करवाती हैं। निर्यात साख को 2 भागों में बांटा गया है, प्री शिपमेंट फाइनेंस और पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। जहाजी लदान से पूर्व और जहाजी लदान के पश्चात। जो दोनों को समझते हैं क्या है। जहाजी लदान से पूर्व वित्त, इस प्रकार के अल्पकालीन वित्त को पैकिंग क्रेडिट भी कहा जाता है। जहाजी लदान से पूर्व वित्त को निर्यात किए जाने वाले माल का निर्माण करने, माल को संवारने, उसे एकत्रित करने, उसकी पैकिंग करने, उसका बीमा करवाने हेतु जब वित्त की आवश्यकता पड़ती है तो इस प्रकार की वित्त आवश्यकता आयातकों को भी करनी पड़ती है। यानी जब तक माल बंदरगाह पर जहाज में लदान नहीं किया जाता शिप में, उससे पहले के जो खर्चे किए जाते हैं जहाज में लादने से पहले के, वो प्री शिपमेंट फाइनेंस के अंतर्गत आते हैं। जहाजी लदान के पश्चात वित्त व्यापारिक बैंक निर्यातकों को बिलों की कटौती करके या अग्रिम रूप से भुगतान करके अल्पकालीन वित्त प्रदान करते हैं।
केंद्रीय बैंक द्वारा इस हेतु पुनर्वित्त की सुविधा भी प्रदान की जाती है। इस प्रकार माल को जहाज पर लादने के पश्चात जब निर्यातकों को उनके द्वारा लिखे गए बिलों की कटौती करके अल्पकालीन वित्त की पूर्ति की जाती है तो इसे जहाजी लदान के पश्चात वित्त की संज्ञा दी जाती है। भारत में विदेशी विनिमय बिलों की स्वीकृति, कटौती या साख पत्रों के आधार पर जहाजी लदान के पश्चात वित्त की आपूर्ति की जाती है। अब विनिमय बिल का अर्थ क्या होता है? विनिमय बिल सीधा सा तात्पर्य है, विनिमय बिल एक शर्त रहित लिखा हुआ आदेश होता है जिसमें लेखक द्वारा किसी व्यक्ति को आज्ञा दी जाती है कि वह निश्चित राशि का उपयोग निश्चित राशि को उसके स्वयं को अथवा उसके द्वारा आदेशित व्यक्ति को मांगने पर या एक निश्चित अवधि के पश्चात भुगतान कर दे। ये एक नॉर्मल सी डेफिनेशन है विनिमय पत्र को। विनिमय बिल को भारतीय विनिमय साध्य प्रलेख अधिनियम 1881 की धारा 5 में डिफाइन भी किया गया है। और विनिमय बिल की विशेषताओं की बात करें तो विनिमय बिल की कुछ विशेषताएं होती हैं जिनमें पहला है यह शर्त रहित होता है, लेखक के इस पर हस्ताक्षर होते हैं, एक निश्चित व्यक्ति को आदेश दिया जाता है कि वह एक निश्चित राशि का भुगतान कर दे। भुगतान प्राप्त करने वाला लेखक स्वयं अथवा अन्य कोई व्यक्ति हो सकता है। बिल दर्शनी या मुद्दती हो सकता है। दर्शनी यानी बिल को तुरंत उसका पेमेंट करना हो, मुद्दती यानी कुछ टाइम बाद उसका पेमेंट करना हो। सावधि बिलों पर स्वीकृति आवश्यक होती है। बिलों के प्रकार की बात करें तो बैंक बिल और व्यापारिक बिल हो सकते हैं, वित्तीय बिल, अनुग्रह बिल हो सकते हैं, दर्शनी बिल एवं सावधि बिल हो सकते हैं, सादा बिल या प्रलेखीय बिल हो सकते हैं। इनका सीधा सा तात्पर्य है बैंक बिल और व्यापारिक बिल दोनों क्या हैं? जब बिल किसी बैंक द्वारा स्वीकार किया जाता है तो उसे वह बैंक बिल कहलाता है, लेकिन जब किसी व्यापारी द्वारा स्वीकार किया जाता है तो उसे व्यापारिक बिल कहते हैं। वित्तीय बिल और अनुग्रह बिल ऐसा बिल जो माल को विक्रय राशि प्राप्त करने के उद्देश्य से लिखा जाता है वित्तीय बिल कहलाता है। और वह बिल जो केवल एक दूसरे को अनुग्रहित करने के लिए लिखा जाता है, अनुग्रह यानी सहायता के लिए लिखा जाता है तो उसे अनुग्रह बिल कहते हैं। दर्शनी बिल और मुद्दती बिल। दर्शनी बिल से तात्पर्य ऐसे बिल से हैं जिसका देनदार को बिल प्रस्तुत करने पर तुरंत भुगतान करने का आदेश होता है। ऐसे बिलों को स्वीकृति के लिए नहीं भेजा जाता, बल्कि इन्हें सीधे ही भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इन्हें मांग पर देय बिल भी कहा जाता है, दर्शनी बिलों को। जबकि सावधि बिलों का भुगतान एक निश्चित अवधि के बाद देय होता है। और नेक्स्ट है सादा बिल और प्रलेखीय बिल। जब बिल के साथ माल से संबंधित कोई प्रपत्र नहीं लगाए जाते तो इसे सादा बिल कहते हैं। और प्रलेखीय बिल ये वे बिल होते हैं जिसके साथ माल के अधिकार के पत्र लगे होते हैं। तो ये बिलों के प्रकार थे, 4 प्रकार के बिल हो सकते हैं: बैंक बिल, व्यापारिक बिल, दूसरा वित्तीय बिल, अनुग्रह बिल, तीसरा दर्शनी या सावधि बिल, चौथा सादा बिल और प्रलेखीय बिल। अब बात करते हैं विनिमय बिलों की कटौती या बट्टाग्रह। बैंक या कटौती ग्रहों के द्वारा स्वीकृत बिलों को उनकी भुगतान तिथि से पूर्व धारकों या बेचानकर्ताओं से क्रय कर लेना बिलों की कटौती कहलाता है। और समझते हैं इसको सीधे शब्दों में। जब बैंक के द्वारा बिल में उल्लेखित राशि से कम राशि पर बिल की खरीद कर ली जाती है तो इसे बिल की कटौती या बट्टा कहते हैं। बैंकों के अतिरिक्त कुछ अन्य संस्थाएं भी कटौती का कार्य करती हैं जिन्हें कटौती गृह कहा जाता है। तो सीधा सा तात्पर्य है कि जब बैंक द्वारा बिल में उल्लेखित राशि से कम राशि पर उनको पहले बिलों को खरीदा जाता है और फिर उसका बट्टा किया जाता है। बिलों की कटौती का गणितीय सूत्र की बात करें तो ये सूत्र हैं P = A/1 + R। यहाँ P बराबर ऑफर प्राइस यानी प्रदान की जाने वाली राशि, P = A = एक्चुअल वैल्यू बिल की वास्तविक राशि, R = ब्याज दर। अब आगे एक क्वेश्चन से समझते हैं कि कटौती किसे की जाती है। सपोज करो यहाँ पे एक ओडियन शूज कंपनी ने 10,000 रुपये का बिल लिखा है इंग्लैंड की लंदन शूज कंपनी पर। ये ओडियन जो शूज कंपनी है या इंडिया की कंपनी है, इन्होंने 10,000 रुपये का बिल लिखा है इंग्लैंड की लंदन शूज कंपनी पर 3 माह की अवधि का। ये मानते हैं कि प्रचलन ब्याज की दर है जो 12% है। तो कटौती के पश्चात कितनी राशि देय होगी, यहाँ ये कैलकुलेट करना है।
बिल की ओरिजिनल राशि 10,000 रुपये हैं, 3 माह के लिए रखा गया है, प्रचलन ब्याज दर 12 है, तो कटौती के पश्चात कितनी धनराशि देय होगी। यानी कैलकुलेट फॉर्मूला लगाते हैं, P बराबर A/1+R। ए बराबर है एक्चुअल राशि 10,000, 1 प्लस 0.03 कैसे आया, 12% ब्याज की दर है, तो 12/100 इंटू 3 महीनों के लिए लिखा गया है, तो 3/12, 12 से 12 शहीद, 3/100, तो 2 जीरो छोड़ के अपने दशमलव लगा दिया, तो 0.03 ये दर आ गई। फिर 10,000 में एक 0.03 का भाग देंगे तो 9,708 रुपये 74 रुपये ये कटौती के पश्चात की धनराशि आ जाएगी। और 10,000 कटौती की राशि ज्ञात करनी होगी, तो 10,000 में से 9,708 रुपये को बाकी निकाल देंगे तो वो कटौती की राशि आ जाएगी। तो इस प्रकार ये कटौती की जाती है। अब कटौती करते समय सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए। पहली सावधानी रखनी चाहिए, बिल ढंग से लिखा गया हो और स्वीकार किया गया हो। दूसरा सावधानी रखनी चाहिए, बिल पर स्टाम्प ठीक लगाया गया हो। तीसरा, ग्राहक ने उसका ठीक ढंग से बेचान किया हो। नेक्स्ट, बिल की प्राप्ति परिपक्वता तिथि से पहले हुई हो। ऐसा नहीं कि बिल की परिपक्वता तिथि के बाद बिल प्राप्त हो रहा है फिर आप उसकी कटौती कर रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। निर्यातकर्ता एवं आयातकर्ता की साख अच्छी होनी चाहिए। बिलों पर पुनर्कटौती की सुविधा उपलब्ध हो। बिल की कटौती कराने के लाभ, जो विनिमय बिल होते हैं इनकी कटौती क्यों करवाई जाती हैं, इससे क्या बेनिफिट्स होता है ये भी समझते हैं। पहला बेनिफिट है, बिलों की कटौती कराने का आयातकर्ता को उधार की सुविधा मिल जाती है। दूसरा, निर्यातकर्ता को अल्पकालीन वित्त की सुविधा प्राप्त हो जाती है। तीसरा, पुनर्कटौती सुविधा उपलब्ध होने के कारण बैंकों के लिए तरलता की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि बैंक उसको पुनर्कटौती भी हो सकती है। नेक्स्ट है, बैंकों के लिए कटौती शुल्क आय का प्रमुख स्रोत है, क्योंकि जो कटौती करने का बैंक उसके बदले में चार्ज लेते हैं, तो वो कटौती शुल्क बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत माना जाता है। धन्यवाद।